Assalamu alaikum. This is Mohammad Hassan from community team. Welcome to critical analysis session. आज के प्रेजेंटर मोहम्मद फैजान. Without further delay, over to you, Mr. Fैजान. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the critical analysis session. ये सेशन आज जो रखा गया है वो पिछले सेशन की कंटिन्यूएशन पे है ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। आज का सेशन भी पिछले सेशन की तरह हम इंटरैक्टिव रखेंगे और आज इस सेशन को हम फाइनली कंक्लूड करेंगे। पहले हम रिकैप देख लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या किया था। पिछले सेशन में हमने डिफ़ाइन किया था क्रिटिकल एनालिसिस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसके स्टेप्स और कंपोनेंट्स। सेशन पे मूव करने से पहले हम एक दो क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने क्रिटिकल एनालिसिस करना क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम सामने वाले शख्स तक बात सही तरीके से पहुंचा भी सकें और उसकी बात समझ भी सकें। पेचीदगियां समझने के लिए भी क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूरी है और लास्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ज़रूरी है, बेशक वो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हों या कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हों। इसी से एक सवाल सामने आता है कि हमने करना तो है क्रिटिकल एनालिसिस, लेकिन वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है हमने। पिछले सेशन में क्वेश्चन था कि क्या हम पागल नहीं हो जाएंगे अगर हम यही करते रहे। तो उसका जवाब ये है कि कुछ ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पे हमें क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए, जिनमें से एक ये कि पर्सनल रिलेशनशिप्स जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, अगर उस पे हम ज़्यादा सख्ती इख्तियार करें तो वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। उसके बाद आप अगर आर्ट्स में चले जाएं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो उसमें भी हमें क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए या उससे गुरेज करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो सब्जेक्टिव होती है काफ़ी, और उसमें इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और तीसरा ये कि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन है जहाँ पे हमें फ़ौरन डिसीजन लेना पड़े, तो उसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे बल्कि फ़ैसला करेंगे। अगर आप इसको जनरली देखें, अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अब सेशन की ब्रीफिंग देख लें कि हम इस सेशन में कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे और उनको रिलेट करेंगे डेली लाइफ एग्जांपल से, कुछ सिनारियो से। दोबारा बताता चलूं कि ये सेशन हम इंटरैक्टिव रखेंगे, आप लोगों का फीडबैक भी लेंगे और फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ एहसन मौजूद है मॉडरेशन में। जज़ाकल्लाह खैर एहसन, आपके वक्त के लिए। चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। ये कंपोनेंट्स यहाँ पे रखी गई हैं कि जो लोग पिछले सेशन में मौजूद नहीं थे उनके लिए आसानी पैदा हो सके और एग्जांपल्स देखते वक्त वो इन एग्जांपल्स को, इन कंपोनेंट्स को अपने जहन में रख सकें। हमारे पास पहला सिनारियो है। चूँकि इस टॉपिक पे क्लैरिटी की काफ़ी ज़रूरत थी और एग्जांपल से हम इस टॉपिक को समझते हैं, तो हमारे पास पहला सिनारियो ये है कि एक लड़का जिसका नाम अली है वो बीमार पड़ जाता है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, कंसिडरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। अब जो सिनारियो हमारे सामने है कि एक शख्स बीमार है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे मदद की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अली जो बीमार है उसकी प्रॉब्लम है कि वो बीमार है। अब उसमें हम उसकी जो सिम्टम्स हैं, इसमें हमारे पास डेटा क्या है कि सिम्टम्स हैं खांसी, बुखार और थकावट। इसमें हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली।
अब जब उसे मदद की ज़रूरत है और वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसके पास एविडेंस क्या है? हमारे पास एविडेंस हमारे पास ये आता है कि उसके अंदर जो टेस्ट्स हैं, जो डॉक्टर टेस्ट करेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें एविडेंस के अंदर आ जाती हैं। अब हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली और एविडेंस भी देख लिया कि प्रॉब्लम है कि एक शख्स बीमार है, और उसके टेस्ट वगैरह भी हो गए हैं। तो अब हमने देखना है कि इसके और पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, हम किस किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये कि हम ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स देखेंगे और उस पे उस शख्स का ओपिनियन लेंगे कि क्या वो वो किस तरीके से अपना इलाज करवाना चाहता है। यानी उसमें ये कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते हैं, क्या अ, वो अपनाना चाहेगा या कोई अल्टरनेटिव वो देखना चाहेगा। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो गया कि जो पेशेंट है उसका ओपिनियन। दूसरा ये कि हम मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ जाएंगे, हम उनका ओपिनियन लेंगे। ये हमारे पास आ गए पर्सपेक्टिव्स। अब हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली है, इवैल्यूएशन भी हो गई है, और पर्सपेक्टिव्स ही हमने देख ली हैं। जब ये सब चीज़ें हम देख लेंगे और हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्लान बन जाएगा, तो हम जब इलाज करेंगे तो ये देखेंगे कि इस ट्रीटमेंट से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स के बाद उसकी प्रोग्रेस क्या है, क्या ये चीज़ काम कर रही है या नहीं काम कर रही, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। हमने पहली एग्जांपल देखी है, और चूंकि ये सेशन इंटरेक्टिव है, तो हम अब आप लोगों की तरफ आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है जिस पे हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, कोई ऐसी डेली लाइफ एग्जांपल। तो ऐसा ना, आप ऑडियंस को मौका दें, आप अनम्यूट करते रहें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो पहली बात की है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो अगर आप पहले स्टेप पे ही, मतलब जैसे मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, बट मेरे इर्द गिर्द के लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और मुझे उनकी हेल्प रिक्वायर्ड है इन डूइंग सो, तो हाउ टू मेक देम आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम? जैसे मैं अपने अभी के माहौल में देख रही हूँ कि अभी मुझे रियलाइजेशन हो गई है कि हमारे साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, बट इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता। वो उसी चीज में दे आर स्टिल इन द सेम ओल्ड थिंग कि वही पीएसएल के मैच चल रहे हैं और फलस्तीन इशू की कोई उनको परवाह नहीं है, ऑल दैट। तो अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा, तो और मैंने उसको साथ लेके चलना है, तो फिर देन व्हाट? अगर फर्स्ट स्टेप पे ही मैं अगले को नहीं लेके साथ चल रही, तो देन क्या आपकी मतलब होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किसी दूसरे को रियलाइजेशन नहीं है, तो हम डिफरेंट अप्रोचेस से जो है ना उसको रियलाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। कि आप पहले तो उस शख्स को समझें कि वो शख्स, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं या फिर उसके ट्रिगर्स क्या हैं। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। जज़ाकल्लाह फैजान। जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ आपको। जी फरहद गनी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी फरहद गनी। जी, एम आई ऑडिबल? यस। ओके। बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सपोज जैसे अभी फैजान भाई ने कहा कि
अगर हम रिलेशनशिप्स में करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस तो वहां पे बात बिगड़ सकती है, मतलब वहां पे नहीं करना चाहिए। डज दिस मीन कि जो टेक्स्ट या जो कंटेंट फीलिंग्स या इमोशंस को इन्वॉल्व करे, क्या हमें वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए? या अगर करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या उसके रिजल्ट में वो रिलेशनशिप से जो सिचुएशन भी होगी उस पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मतलब अगर ऐसा कंटेंट है, हाउ टू डील विद दैट कंटेंट? जी, इसमें ये है कि आप ये देखें कि आप इमोशंस पे क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, आप एक्शंस पे जो है ना क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। जी हसन, आप साथ साथ अनम्यूट करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल? जी जी, सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले मुस्लिम सोसाइटी में या मुस्लिम कंट्री के लिए तो इस तरह इसकी जो लोगों के अंदर अहमियत है, इसको किस तरह हम लोगों को कन्विंस करें कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। और दूसरी बात ये है कि हम बाइकआउट की जो बात करते हैं, हम शॉपकीपर्स को या लोगों को किस तरह दें कि हम जो है वो जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं इनको ना रखें और सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। तो किस तरह इनको कन्विंस किया जाए? जज़ाकल्लाह खैर। जी, आपका सवाल समझ में आ गया है। यहाँ पे फिर वही बात कि हम अपनी ऑडियंस जो है ना, हम किसी से भी डील कर रहे हैं वहाँ पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे और हम फिर देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं और स्ट्रेटजीज अपनी किस तरह से बना सकते हैं। काइंडली आप लोग जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया हुआ है, तो आप स्ट्रेट टू द पॉइंट, जैसे कि हम सिनारियोज पे बात कर रहे थे, तो अगर आप लोगों के पास सिनारियोज या एग्जांपल्स हैं जिन पे क्रिटिकली एनालाइज किया जा सकता है तो बहुत शुक्रिया। जी एक्स, मुझे आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सर एग्जांपल्स डिफाइन कर सकते हैं आप, किस तरह की एग्जांपल्स? सो आई आस्क यू अ क्वेश्चन अब रिगार्डिंग दैट। जी, एग्जांपल्स में कोई भी डेली लाइफ की एग्जांपल हो सकती है। जैसे आपको एक एग्जांपल पे एनालिसिस करके बताया गया है कि कोई शख्स अगर बीमार है तो हम उस ऑलराइट, चीज़ को किस तरह से देखेंगे। वो कोई भी एग्जांपल हो सकती है आपके जहन में। नो आई वुड लाइक टू skip on me guys, let me ask you some other time. जी एहसन, जी अरसला एजाज, आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक तो जो है ये कहना चाहूँगी कि पूछना चाहूँगी कि मतलब जब आपने अभी बोला कि जो है हमें अपने पर्सनल जो रिलेशंस हैं उनको क्रिटिकल एनालाइज नहीं करना चाहिए, और मगर अभी जब वो एक जो है मुझसे पहले उन्होंने पूछा कि अगर हम जैसे हमें अब अपनी जो है प्रॉब्लम समझ में आ गई हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, क्या हमने एनालाइज कर लिया है, मगर जो हमारे आसपास के लोग हैं वो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो मतलब उस वक्त जो है हमारे पर्सनल रिलेशंस में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो एक जो होता है वो समझ रहा होता है, मगर जो सामने वाले होते हैं या दूसरे जो उस प्रॉब्लम में मौजूद होते हैं उनके साथ होते हैं, वो उस चीज़ को नहीं एनालाइज कर पा रहे होते। तो फिर ये तो इस किस तरह हम करेंगे, फिर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह ऐसा हो सकता है कि हम ना यूज़ करें पर्सनल जो है रिलेशंस में? वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी क्रिटिकल थिंकिंग की कि जो है वो जो हमारे आसपास लोग मौजूद हैं उनको जो है हम एनालाइज करवा सकें कि जो है प्रॉब्लम क्या है और जो है वो उसको किस तरह जो है सॉल्व करना है। ये मेरा सवाल है। जी, आपका सवाल आ गया समझ। इसमें ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमने वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी, लेकिन हमने जब क्रिटिकल एनालिसिस की बात करनी है कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है या फिर उन पे कोई कंक्लूजन देना है,
तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। इसकी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सख्ती करेंगे तो वो फिर ओवर थिंकिंग में बात चली जाएगी। तो ये है, क्रिटिकल थिंकिंग करना ना छोड़ें, डिफरेंट अप्रोचेस अपनाना ना छोड़ें, लेकिन उस पर ज़्यादा सख्ती ना बरतें। तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है ना अंदर रोल प्ले होता है कि हमने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। जी एहसन, आप अगले पार्टिसिपेंट को जी अनम्यूट करें। रोमन जी रोमन अहमद, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है आपके पास। जी हमजा साजिद, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है आपके पास। Assalamu alaikum. Could Fizan please go back to, the slide jumper Jaro components this so I can answer? Yes. Yes. It's a very like normal daily life example. Let's say there's a student who's not scoring the highest in the class. जितना वो चाह रहा है उतनी उसकी GPA नहीं आ रही. That's the problem. And then evidence में वही आ जाएगा कि उसके quizzes assignments में इतनी कोई. Can you hear me? Yes. Continue. All right. Yeah. Evolution of evaluation. Apologies of evidence में यही आ जाएगा कि उसके quizzes and assignments में जितनी वो चाह रहा है, जब उसने जो personal अपना benchmark set किया हुआ है वहाँ पर उतने perhaps उसके scores नहीं आ रहे. And then consideration of perspective में हो सकता है probably he's a backbencher, उसको पीछे से सही आवाज नहीं आ रही, या हो सकता है कि he needs extra time and stuff. तो वो ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर या टीचर प्रोफेसर जो भी है उनके साथ. And then perhaps classes के बाद he could have some extra time with the teacher, या वो उसको suggest कर दें that you go to the library और वहाँ पर आप extra time spend करें. There could be options like that जो वो explore कर सकता है. या let's say class में जो भी high scoring बच्चा है या उसके साथ आप उसको pair कर दो कि जिस चीज़ों में तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है you could perhaps go with this student, और आप जो आपका फारिग टाइम होता है breaks होती हैं उसके अंदर you both go and like study कर लें या जो कुछ भी. And then critical reflection में हो सकता है that in the future या उसकी जो भी फिर future quizzes assignments हैं या exams की बात कर लें, वहाँ पर उसकी performance को आप analyze कर सकते हो that इतने सब कुछ करने के बाद was there any बेहतरी या कुछ. जी थैंक यू हमना, आपने एग्जांपल दी है कि अगर कोई शख्स अपनी क्लास में ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा और आपने ठीक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, एवेल्यूएशन की है और सारे कंपोनेंट्स कवर किए हैं. और एक शख्स ने पहले सवाल पूछा था कि किस तरह की एग्जांपल्स, तो थैंक्स टू हमना, उन्होंने एक एग्जांपल दी है. तो इस तरह की एग्जांपल्स हमें चाहिए इंटरेक्शन के लिए. जज़ाकल्लाह खैर हमना. अच्छा, हम अगला सिनारियो देख लेते हैं अपना, ताकि हमें ये टॉपिक और बेहतर तरीके से समझ आ सके और जो लोग इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी एक बेहतर तरीके से समझ आ सके. अगला सिनारियो हमारे पास ये है कि दो लोग हैं, अहमद और यूसुफ. उनकी जो फ्रेंडशिप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं. तो वो उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. हम फिर से वही कंपोनेंट्स रखेंगे अपने सामने, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव्स और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. इस सिनारियो में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट के जितने भी साइंस हैं जैसे कि डिसएग्रीमेंट्स या फिर एंगर, ये तो हमारे पास आ गई प्रॉब्लम. अब इस चीज़ में हम एविडेंस को देख लेते हैं कि एविडेंस क्या है. अहमद और यूसुफ दो लोग हैं जिनके बीच में एक मसला है, प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली. अब एविडेंस ये है कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसकी पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन दोनों के बीच में, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या उस चीज़ का असर है और क्या वो इस चीज़ को सॉल्व कर पाए हैं या नहीं. ये हमारे पास आ गया एविडेंस. अब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि वो उस रिलेशनशिप से या उस फ्रेंडशिप से चाहते क्या हैं. अगर दोनों में इख्तलाफ है तो वो किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं.
और तीसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है इसमें कि वो एफर्ट करें इस चीज़ पे कि अपने जितने भी इख्तलाफ हैं या फिर कोई भी डिसएग्रीमेंट है उसके पीछे के एक्शंस उसको उनको समझें, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक रोल है कि एम्पथाइज करना है दोनों ने एक दूसरे के साथ, ताकि वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से डील कर सकें। अब जब ये कर लिया तो हम इस पे क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे कि एक डिस्कशन के बाद कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई गई उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो टूटी, या फिर जो सोल्यूशन अपनाया गया वो क्या काम किया या नहीं काम किया। तो ये हमारे पास दूसरा सिनारियो था। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो ऐसा हम फिर से ऑडियंस की तरफ चलते हैं, चूंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है, और ऑडियंस से पूछते हैं कि उनके पास क्या कोई और एग्जांपल्स हैं जो वो बताना चाहें। जी जी, ऐसा। मैं वन बाय वन आपको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, आप अनम्यूट होकर अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। जी आमना, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मुझे ना दो फ्रेंड्स के बारे में पूछना था। एक्चुअली लाइफ एग्जांपल है। सो मतलब एक फ्रेंड है जो आपको मतलब इतना मैनिपुलेट कर रहा है, आपके ऊपर लव बोमिंग कर रहा है। सो अंदर ही अंदर वो आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। मतलब आप उसके आगे अपनी कोई मतलब फेवरेट चीज रखते हैं, वो उसको निगलेक्ट कर देता है और हमेशा अपनी मर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब आपने यही करना है जो मैं कह रही हूँ। और जो अगला बंदा है वो मतलब वो चुपचाप उस वजह से करता रहता है कि मतलब वो उसके ऊपर इतनी लव बूमिंग कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो मेरी एनर्जी सक कर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही होती उसने आगे करना क्या है। सो इसके बारे में आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं? जी, इसमें आप दो चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि एक तो ये कि इसमें हमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि हमें समझ भी नहीं आ रही होती और दूसरा शख्स वो काम करता ही चला जाता है। इसमें एक पर्सपेक्टिव ये था कि हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने बताया ना कि उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस रिलेशनशिप से चाह क्या रहे हैं। तो जब तक बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होंगी तो एक को दूसरे पे बर्तरी उसी तरह से हासिल होगी। तो इस पे मैं ये कहूँगा कि पहले तो बाउंड्रीज जो है ना वो डिफाइन करें या रीडिफाइन करें, उसके बाद ही क्रिटिकल थिंकिंग करके इमोशनली उसको डील कर सकते हैं हम। जज़ाकल्लाह खैर। जी हसन, अगले पार्टिसिपेंट की तरफ हम मूव करते हैं। जजाकल्ला आमना। उम्मे कुलसूम, आपको रिक्वेस्ट आई है अनम्यूट की। जी हसन, इनसे पहले मैं ये अनाउंस करता चलूं कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप लोगों को फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है, तो काइंडली वो फिल आउट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी हसन। जी उम्मे कुलसूम। ओम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फैजान भाई, मैंने आपसे एक्चुअली पूछना था। एक सिनेरियो ही है मेरे जहन में। रिसेंटली एक वाकया हुआ था दिल्ली में कि जुम्मे की नमाज कुछ लोग पढ़ रहे थे सड़क पे, और एक पुलिस अफसर आया था और उसने आई थिंक काफी ज्यादा वो बदतमीजी के साथ वो नमाजियों को मार के उठा रहा था वहां से। पहले तो जब मैंने वीडियो देखी तो आई वाज लाइक कि ना ये क्या तरीका है, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी दोस्त से उसको डिस्कस किया तो शी सेड कि वहां पर साइन है कि आप सड़क के दरमियान में नमाज पढ़ रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि यार आप आराम से भी कह सकते हो, मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि नमाज के दौरान आप उनको मारना शुरू कर दें। मतलब ही वाज किकिंग लिटरली देम, और मैं कह रही थी कि ना ये गलत तरीका है, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरी दोस्त ने ऑन दी अदर हैंड शी सेड कि अगर तो इंसान कोई सजदे में गया, खुदा ना खास्ता कोई ट्रक पीछे से आ जाता है, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक भी अच्छी खासी होती है, और वहां पर कोई ट्रक वगैरह आता है, इंसान सजदे में नमाज पढ़ रहा है, तो उसके दौरान उसके साथ कोई भी मिसहैप हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो पुलिस अफसर वो काम कर रहा था वो भी मुसलमान हो सकता है। तो आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। एंड देन शी सेड दिस स्टेटमेंट कि समटाइम्स यू हैव टू थिंक लॉजिकली नॉट इमोशनली। तो आई वाज थिंकिंग कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो व्हाट वुड यू चूज बेसिकली। आपका इस पे क्या नजरिया है? अपने नज़रिए की बात करूं तो मैं ना ही मतलब आपको इस तरह से बयान कर देता हूं
कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ना ही ज़्यादा हमें इमोशनल या मैं इमोशनल नहीं होऊंगा ज़्यादा, और ज़्यादा मैं क्रिटिकल भी नहीं होऊंगा कि वो इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल दाब भी जाएं। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो फिर मैं ना ही ज़्यादा क्रिटिकली उसको देखता और ना ही ज़्यादा मैं इमोशंस की तरफ जाता। जज़ाकल्लाह खैर जी। एहसन, अगले पार्टिसिपेंट की तरफ हम मूव करते हैं, चूँकि हमने एक सिनारियो दिया हुआ है। जी अलीश अब्बास, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है? जी, आपको इस तरह से मैं बयान कर देता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना एक बड़ा अम्ब्रेला है, यानी वो मेन चीज़ है। और जो क्रिटिकल एनालिसिस है, हमने पिछले सेशन में भी उसको बताया था कि क्रिटिकल एनालिसिस को आप एक टूल समझें, या फिर उसको एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग समझें, कि हम क्रिटिकल एनालिसिस में क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरह से आसानी से समझ सकती हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं। जी एहसन। ओके, जज़ाकल्लाह। अब्दुल्लाह, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इधर ये कहना चाहूँगी कि मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मेरा जो है ना एक जो है ना सब जो है ना मेरा क्लस्टर है। आईएमएस के हवाले से या जो भी कह लें, मेरा प्राइवेट उसको आप क्लस्टर कह सकते हैं। उसमें जो है ना हमारी कुरान की क्लास चलती है, तो ग्रुप में ना बाज़ औक़ात जैसे बिल्कुल आप समझिए कि एक और माइंडसेट के कोई और इदारा चलाने वाला कोई बंदा है या बंदी है, तो वो ग्रुप में गाहे-बगाहे वो एंट्री दें और अपने हवाले से अपने जो उस हवाले से बात करें। तो अब ये देखें, ये शब बरात के हवाले से ना उन्होंने ना एक मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आज की रात जो है ना इधर जो है ना इबादत वगैरह करना जो है ना ये सही रवायात से जो है ना साबित है। अब देखें, ज़ाहिर है बेसिकली आपको ये अच्छा तो नहीं लगता कि आपके ग्रुप में कोई इस तरह एंट्री करे, एंट्री भी एक ऐसा बंदा जो कि एक अपना उसका जो इदारा हो या इस तरह की बात। तो लेकिन देखिए, मैंने इस चीज़ को कैसे मेरे ज़हन में आया कि मैंने उनसे पूछा कि आप जो है ना वो वाली सही रवायात हमारे साथ जो है ना शेयर कर दें ताकि हमारा भला हो। उसके बाद उन्होंने जो हवाले दिए, उन्होंने नंबर्स हदीस के दिए। तो जो हैं मैंने फ़ौरी तौर पे जो है ना वो बुक्स में से ना वो हवाला जात वो निकाले और जो है ना वो अहादीस, इस पे बहस नहीं की, लेकिन अहादीस जो थी ना एज़ इट इज़ निकाल के और उनके नीचे उनके स्टेटस के बारे में लिखा हुआ था कि ये स्टेटस यानी कि बयान करने वालों ने, बाद में बुक लिखने वालों ने उसके स्टेटस पे क्या लिखा है, सही है या जो सारा कुछ। तो वो ना इस तरह वो सारी अहादीस जो है ना मैंने इस तरह कर दी। अब ज़ाहिर है ग्रुप में और भी बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे, मैं आपस में हमारी बहस नहीं हुई, लेकिन वो जो उन्होंने बात की थी ना वो सारी हदीस उस पे शो कर दी। मैंने जो है ना लगा दी। अब उसके ज़ाहिर है वो खुद वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी मुझसे, वो तो उन्होंने जब वो देखा तो उसका जो एंड हमारा निकला ना, उसके अलावा जो हमने है ना जो मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र के जो स्कॉलर्स वगैरह भी हैं ना, जो बड़े उलमा हैं, हमने उनकी राय और वो इन अहादीस के जो है ना उनको खंगालने के हवाले से हमने बात की। तो एंड पे ये हुआ कि जो पहले यानी कि उन्होंने रुजू कर लिया अपनी बात से, चाहे उसका बाकायदा इतराफ़ किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के हक में जो है ना बाद में एंड पे जो है ना वो बात की। तो अब मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इस चीज़ को कैसे बंदा मसलन देखें कि देखें उन्होंने बात को समझ लिया, लेकिन एतराफ़ नहीं किया। एक एतराफ़ नहीं किया कि ये चीज़ हाँ भाई पहले मुझे गलती थी या मेरी अब इस्लाह हुई, तो इस चीज़ को, इस मामले को हम कैसे देखें? तो क्या जो मेरा रवैया था, क्या वो किस ज़ुमरे में आता था? आप इस हवाले से बताएँ, क्रिटिकल थिंकिंग और इस सारे हवाले से। जी, इसमें हमें ये देखना हेलो? पड़ेगा कि आपने बात की एक सिचुएशन की जो आपके ग्रुप में पेश आई। अब आपका उस पे एक्शन जो था, जिसमें आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसमें एविडेंस जो आपने एक्सचेंज किए, पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो भी आपने बदले, और उस पे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे जब बात आती है तो उन्होंने एतराफ़ उस चीज़ का नहीं किया। तो इस चीज़ पे अगर मेरा मौक़िफ़ आप जानना चाह रही हैं, या फिर अगर
या क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जाए तो वो उस शख्स की जिम्मेदारी है, या फिर वो उस शख्स की जिम्मेदारी उस हिसाब से नहीं बनती। आपको इस चीज़ को इमोशनली भी जो है ना समझना चाहिए कि वो शख्स किस पॉइंट से आ रहा है। अब ये मेरा मौक़िफ़ है। बहरहाल इस तरह के क्वेश्चंस को हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। हमारे पास वक्त की भी कमी है, तो हम इसी टॉपिक के रिलेटेड जो है ना जी, डिस्कस लेकिन मेरा कहने से मुराद थी कि ये जो क्रिटिकल जो हमारा सारा वो ये जो प्रोसीजर है आया, मैंने उसको जो है उसको फॉलो किया। मेरा कहने से मुराद ये थी, हालाँकि मुझे ये टर्म्स ये सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन देखें ना पूरा बाकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया और उसको जो लेके चले, तो जो बाकी लोग थे देखने वाले, उन्होंने तो एक पूरा वो देखा कि बात कैसे शुरू हुई, उसको हैंडल कैसे किया गया और कैसे जो है ना वो एक हक या सही बात को जो है ना वाज़ेह किया गया। जी, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। बहरहाल एहसन, हम अगले पार्टिसिपेंट की तरफ मूव करते हैं। जी एहसन, अगर आप लोगों के पास कोई भी एग्जांपल्स हो जिस पे हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। जी रिजा वकार, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इसी जो एग्जांपल दी है ना, मेरा उससे रिलेटेड है कि जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी है और जो अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाली एग्जांपल है, इन दोनों में कुछ इस तरह से लग रहा है कि रिजा आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। ओके, am I audible? Is it clear now? यस। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि जो हमने पहले क्रिटिकल एनालिसिस की एग्जांपल पढ़ी है और अभी जो हमने कॉन्फ्लिक्ट की रिजॉल्व करने की जो एग्जांपल पढ़ी है, इसमें ये लग रहा है कि इनमें ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें बोथ पार्टीज या जो टोटल जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनका इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो व्हाट इफ के अगर बाकी पार्टी मेंबर्स जो है वो क्रिटिकली एनालिसिस में आपका पार्टिसिपेट ना करें, तो इसको फिर आप कहाँ पे एंड करेंगे? जी, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल एनालिसिस का ये दावा नहीं है कि आपने लोगों से बात मनवानी ही मनवानी है। तो अगर कोई इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। और आपने बात की कि ये दो साइडेड या टू पार्टीज में हमने एग्जांपल्स देखी हैं, तो अगली एग्जांपल आप लोगों के लिए ही है, अगला सिनारियो, कि आप लोग उस चीज़ को किस तरह से एनालाइज करेंगे या करते अगर आप उस सिचुएशन में होते। तो हमारे पास अगला सिनारियो है टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है हमज़ा, जो कि मुसलमान है, और वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। यानी अपने एकेडमिक्स और अपने दीन के दरमियान में वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। तो आप लोग अगर इस सिचुएशन में होते तो इस चीज़ को किस तरह से एनालाइज करते। जी एहसन, आप अनम्यूट करते जाएं। जी, मैं आपको इस स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। नूर मोहम्मद, आपको रिक्वेस्ट आई है अनम्यूट की। नूर मोहम्मद जी, काशिफ आपको रिक्वेस्ट आई है अनम्यूट की। जी जी काशिफ आप। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बेसिकली मैं इस वक्त थोड़ी सी एक सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको मुझे मौका दें आप इतना। देखें, आप क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ जा चुके हैं। जितना मैंने अभी तक सुना है या जितना मैं देख रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स आप अभी बेसिक थिंकिंग के साथ इनको क्यों नहीं लेके चलते। हमारे पास एग्जांपल्स बड़ी शॉर्ट हैं अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोग बेसिक नॉलेज या बेसिक हमारा जो इर्द गिर्द जितने भी लोगों का इशू होता है, हम उसकी एग्जांपल्स देना चाहते हैं और देनी चाहिए वो। आप छोटी-छोटी एग्जांपल्स को उठाएँ। आप ये बताएँ कि आप अपने घर में जब रहते हैं, आप एक-दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं। एक फैमिली को उठाएँ, 4 से 5 लोग हैं घर में, उसके अंदर आपस में बहन-भाइयों में जो मसाइल होते हैं, आप उनको डिस्कस करें। आप बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। मेरा ये अपना ज़ाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी जैसे फैज़ान भाई ने मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों को वो एलैबोरेट नहीं कर सके।
एक बंदा क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर आप जा तो रहे हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस, व्हाट इज द क्रिटिकल एनालिसिस? अब क्रिटिकल एनालिसिस बहुत बात की बात होती है। हमारे पास ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने IMS नाम भी रखा हुआ है, इस्लामिक टीचिंग। हमारे पास आपको चाहिए कि साहबा की जिंदगी के छोटे छोटे वाकयात हैं, ऑथेंटिक भी आपको मिल जाते हैं, आप उनको डिस्कस करें। आप जस्ट उनको डिस्कस करेंगे, आपको सारी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, और मेरा ख्याल है कि आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। आई होप सो। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी लेट्स से बाकी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। थैंक यू। जी जज़ाकल्लाह खैर काशिफ। इसमें मैं 2-3 चीज़ें एड्रेस कर दूं कि हम बेसिक एग्जांपल्स को लेके चल रहे हैं और क्रिटिकल एनालिसिस बहुत बाद की चीज़ है और एलेबोरेशन नहीं हो सकी। तो क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि आपको पता है कि वो साहिल अदीम उसकी क्लासें ले रहे हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लासेस भी IMS में चल रही हैं। तो हमें पहली चीज़ तो ये कि इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपका सजेशन अच्छा लगा कि हम इसमें और एग्जांपल्स या और स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं ज़ाती ज़िंदगी से। और तीसरा ये कि हम क्रिटिकल एनालिसिस की जब नेक्स्ट स्टेजेस पे जाएंगे तो हम मज़ीद इस चीज़ में बेहतरी कर सकते हैं या फिर मज़ीद इन चीज़ों को एलाबोरेट करके बताएंगे आप लोगों को कि क्रिटिकल एनालिसिस है क्या। ये चूंकि हाँ पहली स्टेज है और इसमें हम फाउंडेशन यानी बेस जो है ना वो सेट कर रहे हैं लोगों की, तो इस वजह से जज़ाकल्लाह खैर। और आखिरी चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि जो आपने सहाबा इकराम की एग्जांपल दी है तो वो हम समझते हैं कि वो एक बहुत आगे की चीज़ है। उस पे जाने से पहले हमें अपने रोज़मर्रा के मामलात जो है ना वो देखने पड़ेंगे। तो इस वजह से भी हमने फाउंडेशन बनाने के लिए इस चीज़ का इससे आगाज़ किया कि हम पहले डेली लाइफ की एग्जांपल्स पे तो क्रिटिकल एनालिसिस कर लें, उसके बाद हम जो है ना मज़ीद चीज़ों में जा सकते हैं। जी एहसन, अगले शख्स को आप जो अनम्यूट कर दें। Jazakallah Kashif for your suggestion. Before moving to next person, हमसे अब्दुल्ला ने एक क्वेश्चन किया था, सिस्टर थी वहाँ पे, और उनका जो ग्रुप सिचुएशन थी उसके ऊपर मैं एक और आपको आंसर करूँगा। सिचुएशन में आपने सिचुएशन को एनालाइज किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उसको रिजॉल्व किया, पर्सपेक्टिव भी आपने डिफरेंट चेक किए। नाउ द आपका क्वेश्चन जो ये था लास्ट में कि क्या आपने क्रिटिकली एनालाइज किया? जी बिल्कुल, आपको क्रिटिकल एनालिसिस आपको ये नहीं कहता कि आपने सामने वाले बंदे से मनवानी है चीज़। यस, आपने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि वो अपनी गलती, अपनी मिस्टेक उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, बट उन्होंने बोला नहीं। आपका काम हो गया, आपने बहुत इफेक्टिव तरीके से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रिजॉल्व किया। जी, अब मैं आपको रोमान अहमद आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी एग्जाम्पल की यहाँ पे बात हो रही है, तो एग्जाम्पल क्या कोई भी दे सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, या फिर स्पेसिफिकली जो टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम्पल आई है वही प्रोवाइड करनी है? जी रोमान, हम इसमें ये चाह रहे थे कि हमने पहले 2 एग्जांपल्स एनालाइज की हैं, तो हम स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट की फ़िलहाल तो चाह रहे थे कि आप इस चीज़ को, इस सिनारियो को आप क्रिटिकली एनालाइज करें। बहरहाल अगर आप अपनी कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है, आप दे सकते हैं उस पे एनालिसिस मैंने अपना। टाइम मैनेजमेंट की है तो सही, बट वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, तो जिस इससे पिछला हमारे पास सिनेरियो था ना, उसके ऊपर एक हो सकती है अच्छी एग्जांपल कि मेरे जो है ना कुछ रिलेटिव्स हैं, ठीक है, बहुत ही करीबी रिलेटिव्स हैं, मैं उनके नेम वगैरह मेंशन नहीं करता। तो वो होता ये है कि जिस तरह हमारा एक डॉगमा चलता आ रहा है, सब कॉन्टिनेंट से रिसेसिव माइंडसेट्स हमें मिले हैं 19th 13th सेंचुरी के बाद से, हमें जो हमारे पास इस्लाम को हमने सिर्फ तसव्वुफ समझ लिया है, तो वो वाले प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं उनके साथ, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो है ना केस क्लियर करता हूँ बैठ के, ठीक है, और मैं जाता हूँ उनके पास और बड़े रिस्पेक्टिव मैनर के अंदर उनको जो है ना एक चीज़ समझाता हूँ, और फिर से वो मेरी पूरी जो गुफ्तगू होती है ना, उसको दोबारा से वो उसी में ले जाते हैं कि मैं जब उनके लिए जो है ना बेसिकली जो इस्लाम की गुफ्तगू होती है वो यही होती है कि रोज़े की फजीलत क्या है, ठीक है, नमाज की फजीलत क्या है, नमाज की रकातें कितनी होती हैं, अगर किसी को ये पता है कि फजर कितनी रकातें हैं तो वो पक्का मुसलमान है, अदरवाइज वो नहीं है,
ठीक है। और अब मैं उनको समझाई जा रहा हूँ कि नहीं, इस्लाम के अंदर कुरान मजीद को हमने देखना है, कुरान मजीद के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, लाइक मैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इन अ रिस्पेक्टिव कन्वर्सेशन वो बात डिबेट में बदल जाती है। और सिंस मैं छोटा था उनसे एज के अंदर, मैं खामोश भी रहता हूँ और वो इतना गुस्सा हो जाते हैं ना कि मुझे डिस्कशन जो है ना लीव करनी पड़ती है और मुझे माजत करनी पड़ती है एंड के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है रिस्पेक्टिव मैनर के अंदर रहना पड़ता है। तो मैं अब जो है ना अलग सेपरेट रूम में आता हूँ और उसके बाद मैं जो है ना बैठा हूँ और अब मैं जो है ना थोड़ा गुस्से के अंदर हूँ कि ये क्यों क्यों ऐसा हुआ है। तो मैं जो है ना अपने आप को थोड़ा काम करता हूँ, बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा रिसेंट इवेंट्स की वजह से मुझे जो है ना ये चीज़ मिली है कि मैं थोड़ा जो है ना पेपर के ऊपर थिंक करता हूँ, कि मैं पूरे इवेंट को लिखता हूँ। तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लिखा, मैंने पूरे इवेंट को जो है ना पेपर पे लिखा और उसको एड्रेस किया कि मैंने कहाँ का गलती की, उन्होंने कहाँ क्या मसले किए, और एट द एंड मुझे ये पता चला कि ये गलती मेरी थी। कि सॉरी, आवाज़ बहुत कम है, मैं करता हूँ कि मैंने उसको प्रोसेस को एक पेपर पे लिखा और मैंने उसके अंदर से एनालिसिस स्टार्ट कर दिया कि मैंने कहाँ पे गलती की, मैंने क्या नहीं किया, मैंने उनकी साइकोलॉजी को कहाँ नहीं समझा, अगर मेरे पास नॉलेज थी तो मैंने उसको कहाँ पे सही डिलीवर नहीं किया। एट एट द एंड मुझे ये पता चला कि मैं एक ऐसे बंदे को जिसके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं थी, मैं उसको उसकी गलती रियलाइज करवाना चाह रहा था। सो एट द एंड इट वाज माय मिस्टेक। और उसके बाद मुझे एक और चीज पता चली कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने ईगो के बारे में हीडलेस है, मैंने उसकी सबकॉन्शियस ईगो को ट्रिगर कर दिया था। सो आई थिंक क्रिटिकल एनालिसिस हमें यहाँ पे सिखाती है कि हमने किस बंदे को किस तरीके से एड्रेस करना है। सो दिस वाज द एग्जांपल एक्चुअली। जज़ाकल्लाह रहमान, आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल दी है, इसमें आपने एक सिचुएशन बयान की है और उसके सारे पार्ट्स, उसके बाद आपने अपना रद्द अमल भी उस पर रखा है। तो लोगों को इससे समझ आएगी कि वो क्रिटिकल एनालिसिस को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसन, आप अगले पार्टिसिपेंट को जो है ना अनम्यूट करें। जी, मैंने गुलाम गौस शेख आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओके। सो मैंने टाइम मैनेजमेंट में इतना क्लियर एग्जांपल नहीं बनाया, बट इसके पहले वाले प्रोसेस के लिए बनाया था। सो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो जॉब करता है और उसका जो डेडलाइन है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो जो मीन्स उसने आइडेंटिफाई किया थ्रू द क्रिटिकल एनालिसिस, ही इज़ नॉट एबल टू मेक द डेडलाइन। सो तो ये इसका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया। देन ही स्टार्ट इवैल्यूएटिंग द एविडेंस, मीन्स उसका क्या रीज़न है, वो क्यों डेडलाइन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि उसका एक एक एविडेंस ये हो सकता है उसका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, और या फिर वो काम करते करते, दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो बार बार मोबाइल यूज़ करता है, या और वो काम करते करते ब्रेक लेता है। तो ये सारे उसके एविडेंस है जो उसने आइडेंटिफाई किए। देन कंसिडरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव, उसका उसका पर्सपेक्टिव क्या है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि उसकी उसने आइडेंटिफाई क्या कंसिडरेशन, जैसे उसकी जॉब जा सकती है अगर वो कंटिन्यूसली डेडलाइन रीच नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जॉब जा सकती है। या फिर उसको एक 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 एज अ टीम में वेरी लोएस्ट पर्सन कंसिडर किया जा सकता है। उसको उसको मीन्स नया काम नहीं दिया जा सकता है, या फिर उसको एज अ टीम में एक वैल्यूएबल कैंडिडेट कंसिडर नहीं किया जा सकता, या फिर उसकी जॉब जा सकती है। सब उसके कंसिडरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव है। सो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या है? सो उसको वर्क करना चाहिए। उसके जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहला एविडेंस दिया था, उसका नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। सो उसको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। उसका रिफ्लेक्शन ये है। एंड उसको जैसे कि बार बार काम के टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर इंटरनेट बंद कर देना चाहिए, वो एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। और उसको बार बार ब्रेक नहीं लेना चाहिए, एक ब्रेक बढ़ा देना चाहिए। सो दिस इज़ अ सिनेरियो एंड दिस इज़ अ, आई होप इट रिलेटेड टू दैट। जी, जज़ाकल्लाह गुलाम गौस, आपने एक अच्छी एग्जांपल दी जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली एग्जांपल है, इसको हम
आप लोगों को देने से पहले हम खुद, क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इसको ना एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमज़ा को बैलेंस करना है अपनी यूनिवर्सिटी और जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसमें मसला पेश आ रहा है। ये हमारे पास हो गई प्रॉब्लम। अब इस चीज़ का एविडेंस अगर देखा जाए तो इसमें एविडेंस ये है कि उसका जो डेली शेड्यूल है वो किस तरीके का है, वो किस चीज़ को कितना टाइम दे रहा है, यानी अपने एकेडमिक वर्क को कितना टाइम दे रहा है और अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को कितना टाइम दे रहा है। अब बात जब करें हम कंसिडरेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स की, तो हम पर्सपेक्टिव्स में ये देख लेते हैं कि वो किस से हेल्प हासिल कर सकता है। बेशक वो उसके मेंटोर्स हो सकें, उनसे हेल्प ले सकता है, उनका पर्सपेक्टिव जान सकता है, या फिर उन फेलो मुस्लिम्स की जो ये मैनेजमेंट स्किल्स पहले से अप्लाई करके तो इस चीज़ का हल निकाल चुके हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो ग्रुप कन्वर्सेशंस में पार्ट ले सकता है ताकि उसको एक बेहतर हल मिल सके। जब उसने ये सब चीज़ें कर ली तो उसने ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की जब बात आती है तो उसको अपनी हैबिट्स देखनी पड़ेंगी, अपने रिलीजियस बिलीफ्स। उसके बाद वो एरियाज जहाँ पे उसको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अपना टाइम टेबल देखे कि जो उसने प्लान बनाया है क्या वो उस चीज़ को उस तरीके से लेके चल पा रहा है या नहीं, उस चीज़ में कोई प्रोग्रेस है या नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमने कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ा है। तो अगर आप ये सेशन दोबारा देखेंगे तो थ्रू आउट द सेशन हमने वही स्टेप्स अपनाए हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस के हैं, यानी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, उसके बाद गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और उसके बाद कंक्लूजन। तो ये था आज का सेशन और हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं इस सेशन के रिलेटेड तो आप फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और हम इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक बेहतर तरीके से क्लैरिटी आई होगी। ओवर टू यू एहसन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह फैजान। चैट के अंदर फीडबैक फॉर्म सेंड हो चुका है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस मज़ीद हैं वो आप फीडबैक फॉर्म में ड्रॉप कर सकते हैं, और आप लोगों की जो भी सजेशंस हैं सेशन के रिगार्डिंग आप वो भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जिस तरह से एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था सहाबा की एग्जाम्पल, इनिशियली जब एक मोमेंटम डेवलप हो जाएगा और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स पे और ऑडियंस को एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, देन इंशाल्लाह हम सहाबा की लाइफ की एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे। वी इनकरेज कि आप अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में डेली छोटे वाक़यात को पिक करें एंड देन उनको क्रिटिकली एनालाइज करें, एंड आप इस तरह के सेशंस में अपने शेयर करें। पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स शेयर करें, होपफुली इससे आप लोगों को हेल्प हुई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। इसके अलावा फीडबैक फॉर्म आप लोगों को आप लोगों की ग्रुप्स में भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे भी अपने सजेशंस और अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट सेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।